अमराव जान अदा की कहानी का आगाज। लुत्फ है कौन सी कहानी में, आप बीती कहूँ कि जग बीती। सुनिए मिर्जा रुस्वा साहिब, आप मुझसे क्या छेड़ छेड़ के पूछते हैं। मुझ कम नसीब की सरगुज़श्त में ऐसा क्या मज़ा है जिसके आप मुश्ताक हैं। एक नाशाद, नामुराद, आवारा वतन, खानमा बर्बाद, नंगे खानदान, आरे दो जहां के हालात सुन के मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं कि आप खुश हों। अच्छा सुनिए और अच्छी तरह सुनिए। बाप दादा का नाम लेके अपनी सुरखरुई जताने से फायदा क्या, और सच तो ये है कि मुझे याद भी नहीं। हाँ इतना जानती हूँ कि फैजाबाद में शहर के किनारे किसी मोहल्ला में मेरा घर था। मेरा मकान पुख्ता था, आसपास कुछ कच्चे मकान, कुछ झोंपड़े, कुछ खपरेले। रहने वाले भी ऐसे ही वैसे लोग होंगे, कुछ भिश्ती, कुछ नाई, धोबी, कहार। मेरे मकान के सिवा एक ऊंचा घर इस मोहल्ला में और भी था। इस मकान के मालिक का नाम दिलावर खान था। मेरे अब्बा बहू बेगम साहिबा के मकबरे पर नौकर थे। मालूम नहीं काहे में इसम था, क्या तनख्वाह थी। इतना याद है कि लोग उनको जमादार कहते थे। दिन भर मैं अपने भाई को खिलाया करती थी और वो मुझसे इस कदर हिला हुआ था कि दम भर के लिए ना छोड़ता था। अब्बा जब शाम को नौकरी पर से आते थे, उस वक्त की खुशी हम भाई बहनों की कुछ ना पूछिए। मैं कमर से लिपट गई, भाई अब्बा अब्बा करके दौड़ा, दामन से चमट गया। अब्बा की बाछें मारे खुशी के खिली जाती हैं। मुझको चमकारा, पीठ पर हाथ फेरा, भैया को गोद में उठा लिया, प्यार करने लगे। मुझे खूब याद है कि कभी खाली हाथ घर ना आते थे। कभी 2 कतारे हाथ में है, कभी बताशों और तिल के लड्डुओं का दूना हाथ में है। अब इसके हिस्से लगाए जा रहे हैं। उस वक्त भाई बहनों में किस मजे की लड़ाइयाँ होती थीं। वो कितारा छीने लिए जाता है, मैं मिठाई का दूना हथियाए लेती हूँ। अम्मा सामने खपरेल में बैठी खाना पका रही हैं। अब्बा इधर आके बैठे नहीं, उधर मेरे तकाजे शुरू हो गए। अब्बा अल्लाह गुड़िया नहीं लाए, देखो मेरे पाँव की जूती कैसी टूट गई है, तुमको तो ख्याल ही नहीं रहता। तो अभी तक मेरा तौक स्नार के यहाँ से बन के नहीं आया। छोटी खाला की लड़की की दूध बढ़ाई है, भाई मैं क्या पहन के जाऊंगी। चाहे कुछ हो, ईद के दिन तो मैं नया जोड़ा पहनूंगी। हाँ मैं तो नया पहनूंगी, हाँ मैं तो नया पहनूंगी। जब अम्मा खाना पका चुकी, मुझे आवाज दी। मैं गई, रोटी की टोकरी और सालन की पतीली उठा लाई, दस्तरखान बिछा। अम्मा ने खाना निकाला, सब ने सर जोड़कर खाना खाया, खुदा का शुक्र किया। अब्बा ने इशा की नमाज पढ़ी, सो रहे। सुबह को तड़के अब्बा उठे, नमाज पढ़ी। इसी वक्त मैं खड़क से उठ बैठी। फिर फरमाइशें शुरू हुई। मेरे अब्बा, आज ना भूलना, गुड़ियां जरूर लेते आना। शाम को बहुत सारे अमरूद और नारंगियां लाना। अब्बा सुबह की नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ते हुए कोठे पर चढ़ जाते थे। कबूतरों को खोल के दाना देते थे, 1-2 हवाएं उड़ाते थे। इतने में अम्मा झाड़ू बहारू से फरागत करके खाना तैयार कर लेती थी, क्योंकि अब्बा पहर दिन चढ़े से पहले ही नौकरी पर चले जाते थे। अम्मा सीने परोने बैठ जाती थी। मैं भैया को लेके कहीं मोहल्ले में निकल गई, या दरवाजा पर इमली का दरख्त था, वहां चली गई। हम जोली लड़कियां लड़के जमा हुए, भैया को बिठा दिया, खुद खेल में मसरूफ हो गई। हाय क्या दिन थे, किसी बात की फिक्र ही ना थी। अच्छे से अच्छा खाती थी और बेहतर से बेहतर पहनती थी, क्योंकि हम जोली लड़के लड़कियों में कोई मुझे अपने से बेहतर नजर ना आता था। दिल खुला हुआ ना था, निगाहें फटी हुई ना थी। जहां मैं रहती थी वहां कोई मकान मेरे मकान से ऊंचा ना था, और सब एक कठड़िया या खपरेल में रहते थे। मेरे मकान में आमने सामने 2 दालान थे। सदर के दालान के आगे खपरेल पड़ी हुई 2 कोठरियां थीं। सामने दालान के एक बावर्ची खाना था, दूसरी तरफ कोठे का जीना। कोठे पर एक खपरेल, 2 कोठरियां, खाने पकाने के बर्तन जरूरत से ज्यादा थे। 2-4 दरियां चांदनियां भी थीं। ऐसी चीजें मोहल्ले के लोग हमारे घर से मांगने आते थे। हमारे घर में भिश्ती पानी भरता था। मोहल्ले की औरतें खुद ही कुएं से पानी भर लाती थी। हमारे अब्बा जब घर से वर्दी पहनकर निकलते थे तो लोग उन्हें झुक झुक कर सलाम करते थे। मेरी अम्मा डोली पर सवार होके मेहमान जाती थी। हमसाइयां पाँव पैदल मारी मारी फिरती थीं। सूरत शक्ल में भी अपनी हमजोलियों से अच्छी थी। अगरचा दर हकीकत खूबसूरतों में मेरा शुमार नहीं हो सकता, मगर ऐसी भी ना थी जैसी अब हूँ। खिलती हुई चंपई रंगत थी। नाक नक्शा भी खैर कुछ ऐसा बुरा ना था। माथा किसी कदर ऊंचा था।
आंखें बड़ी बड़ी थीं, बचपने के फूले फूले गाल थे, नाक गच्चा सतवा ना थी, मगर पिचकी और पहिया फिरी भी ना थी। डील डोल भी सबके मुआफिक अच्छा था, अगरचे अब वैसी नहीं रही। नाज़कों में मेरा शुमार ना जब था ना अब है। इस कता पर पाँव में लाल गुलबदन का पायजामा, छोटे छोटे पैंचों का टूल का नेफा, नैनों की कुर्ती, तंजीब की ओढ़नी, हाथों में चांदी की 3-3 चूड़ियां, गले में तोक, नाक में सोने की नथनी, और सब लड़कियों की नथनियां चांदी की थीं। कान अभी अभी ताजे ताजे छिदे थे, इनमें सिर्फ नीले डोरे पड़े थे, सोने की बालियां बनने को गई थीं। मेरी शादी मेरी फूफी के लड़के के साथ ठहरी हुई थी, मंगनी 9 वर्ष के सन में हो गई थी। अब इधर से शादी का तकाजा था। मेरी फूफी नवाबगंज में ब्याही हुई थी, फूफा हमारे जमींदार थे। फूफी का घर हमारे घर से ज्यादा बड़ा था। मंगनी होने से पहले ही कई मर्तबा अपनी माँ के साथ वहां जा चुकी थी। वहां के कारखाने ही और थे। मकान तो कच्चा था मगर बहुत वसी। दरवाजे पर छप्पर पड़े थे, गाय बैल भैंसें बंधी थीं, घी दूध की अफरात थी, अनाज की कसरत, भुट्टों की फसल में टोकरों भुट्टे चले आते थे, कितारों में फांदियां पड़ी हुई थीं, ओक के ढेर लगे हुए, कोई कहाँ तक खाए। मैंने अपने दुल्हा यानी जिसके साथ मेरी निस्बत ठहरी हुई थी को भी देखा था, बल्कि साथ खेली थी। अब्बा पूरा जहेज का सामान कर चुके थे, कुछ रुपए की और फिक्र थी। रजब के महीने में शादी का तकर्रर हो गया था। रात को अब्बा अम्मा में जब मेरी शादी की बातें होती थी, मैं चुपके चुपके सुना करती थी और दिल ही दिल में खुश होती थी। वहां मेरे दूल्हा की सूरत क्रीमन, एक दनिये की लड़की का नाम था, जो मेरी हम उम्र थी कि दूल्हा से अच्छा है, वो तो काला काला है, मेरा दूल्हा गोरा गोरा है। क्रीमन के दूल्हा के मुंह पर क्या बड़ी सी दाढ़ी है, मेरे दूल्हा के अभी मूंछें भी अच्छी तरह नहीं निकली। क्रीमन का दूल्हा एक मैली सी धोती बांधे रहता है, माशी रंगी हुई मरज़ई पहने रहता है। मेरा दूल्हा ईद के रोज किस ठाठ से आया था, सबज छींट का दुगला गुलबदन का पायजामा, मसाला की टोपी, मुखमली जूता। क्रीमन का दूल्हा सर में एक फेंटा बांधे हुए नंगे पांव फिरते हैं। गर्जे कि मैं अपनी हालत में खुश थी, और क्यों ना खुश होती, क्योंकि इससे बेहतर और कोई हालत मेरे ख्याल में ना आ सकती थी। मुझे अपनी तमाम आरजुएं बहुत ही जल्द पूरी होती मालूम होती थीं। मुझे याद नहीं कि जब तक मैं अपने माँ बाप के घर में रही मुझे कोई सदमा पहुंचा हो, मगर एक मर्तबा जब मेरी उंगली का एक छल्ला चंदा ढेरी खेलने में जाता रहा, मुआ चांदी का था, शायद 1 आना से ज्यादा का ना होगा। ये अब कहती हूँ, उस वक्त इतनी तमीज कहाँ थी कि कीमत किसी चीज की मुझे मालूम ना थी। इस छल्ले के लिए इतना रोई कि आंखें सूज गईं। अम्मा से दिन भर छुपाया, आखिर जब रात को उन्होंने उंगली खाली देखी, मुझसे हाल पूछा, अब कहना ही पड़ा। अम्मा ने एक तमांचा मेरे मुंह पर मारा, मैं चीखें मार मार के रोने लगी, हिचकियां बंद गईं। इतने में अब्बा आ गए, उन्होंने मुझे चमकारा, अम्मा पर खफा हुए। इस वक्त मुझे तस्कीन हुई। बेशक अब्बा मुझे अम्मा से ज्यादा चाहते थे। अब्बा ने कभी फूल की छड़ी नहीं छुआई। अम्मा जरा जरा सी बात पर मार बैठती थीं। अम्मा छोटे भैया को बहुत चाहती थी। छोटे भैया के लिए मैंने बहुत मार खाई, मगर फिर भी मुझे उससे इंतहाई मोहब्बत थी। अम्मा की जिद से तो कभी कभी 2 दोपहर मैंने गोद में नहीं लिया, मगर जब उनकी आंख ओझल हुई फौरन गले से लगा लिया, गोद में उठा लिया, प्यार कर लिया। जब देखा अम्मा आती हैं, जल्दी से उतार दिया। अब वो रोने लगा। इस पर अम्मा समझती थी कि मैंने रुला दिया, लगी गुटकियां देने। यह सब कुछ था, मगर जहां मेरी उंगली दुखी और अम्मा बेकरार हो गई। खाने पीने का होश नहीं, रातों की नींद हराम। किसी से दवा पूछती हैं, किसी से तावीज मांगती हैं। मेरे जहेज के लिए अपने गले का गहना उतार के अब्बा के हवाले किया, इसमें थोड़ी चांदी मिलवा के फिर से बनवा दो। 1 अदद जो नए बने हुए हैं उनको जलवा दो। घर भर के बर्तनों में से 2-4 रख लिए, बाकी निकाल के अलग कर दिए कि इन पर कली करा दो। बल्कि अब्बा ने कहा भी कि अपने आइंदा का भी ख्याल रखो। अम्मा ने कहा, ओ जी होगा, तुम्हारी बहन जमींदार की बीवी है, वो भी तो जाने के भाई ने लड़की को कुछ दिया। लाख तुम्हारी बहन है, ससुराल का नाम बुरा होता है। मेरी लड़की नंगी बोची जाएगी तो लोग ताने देंगे। मिर्जा रुस्वा साहब, मैंने अपने माँ बाप के घर और बचपन की हालत का पूरा नक्शा आपके सामने खींच दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इस आलम में रहती तो खुश रहती या नाखुश। इससे आप खुद क्यास कर सकते हैं। मेरी नाकस अकल में तो ये आता है कि मैं इस हालत में अच्छी रहती। इब्तदा आवारगी की जोशे वहशत का सबब, हम तो समझे हैं मगर नासे को समझाएंगे क्या।
میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جو ذات کی رنڈیاں ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا، جو کچھ نہ کریں کم ہے، کیونکہ وہ ایسے گھر اور ایسی حالت میں پرورش پاتی ہیں جہاں سوائے بدکاری کے اور کسی چیز کا مذکور ہی نہیں۔ ماں بہن جس کو دیکھتی ہیں اسی حالت میں ہے، مگر یہ ماں باپ کی بیٹیاں جو اپنے گھروں سے نکل کر خراب ہو جاتی ہیں، ان کو وہاں مارے جہاں پانی نہ ملے۔ میرا حال جتنا بھی بیان کر چکی ہوں اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دوں اور اس کے بعد یہ کہہ دوں کہ بس اس کے بعد میں آوارہ ہو گئی۔ اس سے یہ خیال پیدا ہوگا کہ کم بخت اود ماتی تھی، شادی ہونے میں دیر ہوئی، کسی سے آنکھ لگا کے نکل آئی، اس نے چھوڑ دیا، کسی اور سے آشنائی کی، اس سے بھی نہ بنی، آخر رفتہ رفتہ یہی پیشہ ہو گیا۔ واقعی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی بہو بیٹیوں کو خراب ہوتے دیکھا اور سنا۔ اس کے سبب بھی کئی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جوان ہو گئی، ماں باپ شادی نہیں کرتے، دوسرے یہ کہ شادی اپنی پسند سے نہیں ہوتی، ماں باپ نے جہاں چاہا جھونک دیا، نہ سن کا لحاظ کیا، نہ صورت شکل دیکھی، نہ مزاج کا حال دریافت کیا، میاں سے نہ بنی، نکل کھڑی ہوئیں، یا جوانی میں سر پر آسمان ٹوٹا رانٹ ہو گئیں، صبر نہ ہو سکا دوسرا کر لیا، یا بد صحبت ملی آوارہ ہو گئیں۔ اگر مجھ بد نصیب نہ شدنی کو بخت و اتفاق نے مجبور کر ایسے جنگل میں چھوڑا جہاں سوائے گمراہی کے کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ دلاور خان جس کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دوری پر تھا، وہ ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا، لکھنؤ میں برسوں قید رہا، اسی زمانے میں نہیں معلوم کہ اس کی سفارش سے چھوٹ آیا تھا۔ ابا سے سخت دعوت رکھتا تھا، وجہ یہ تھی کہ جب فیض آباد سے گرفتار ہوا تو محلے سے اس کے چال چلن کی تحقیقات کے لیے لوگ طلب ہوئے۔ ان میں ابا بھی تھے۔ بیچارے یوں بھی دل کے سادے اور زبان کے سچے تھے۔ اس پر طرح یہ رانی والے صاحب نے ان کے ہاتھ میں قرآن دے کے پوچھا، دل جمعدار تم سچ مچ کہے یہ کیسا آدمی ہے؟ ابا نے صاف صاف جو اس کا حال تھا کہہ دیا۔ وہی کینہ اس کے دل میں چلا آتا تھا۔ اب کی جب قید سے چھوٹ کر آیا تو اس نے ابا کی ضد پر کبوتر پالے۔ ایک دن اس نے ابا کا کبوتر مارا، انہیں گئے نہ دیا۔ ابا 4 آنے دیتے تھے، وہ 8 آنے مانگتا تھا۔ ابا تو نوکری پر چلے گئے۔ جھٹ پٹے وقت خدا جانے میں کیوں نکلی تھی، دیکھتی کیا ہوں کہ املی کے نیچے کھڑا ہوا ہے، کہنے لگا چلو بیٹا تمہارے ابا پیسے دے گئے تھے، کبوتر لے لو۔ میں اس کے دام میں آ گئی، ساتھ چلی گئی، جا کے دیکھتی ہوں گھر میں کانی چڑیا نہیں، اکیلا مکان پڑا ہے۔ ادھر میں مکان میں داخل ہوئی، ادھر اس نے اندر سے کنڈی بند کر لی۔ چاہتی ہوں کہ چیخوں، اس نے منہ میں گودر ٹھونس دیا، میرے دونوں ہاتھ رومال سے کس دیے۔ اس مکان کا ایک دروازہ دوسری طرف تھا، مجھے زمین پر بٹھا کے آپ گیا، وہ دروازہ کھولا اور پیر بخش کہہ کے آواز دی۔ پیر بخش اندر آیا، دونوں نے مل کر مجھے بیل گاڑی میں سوار کیا کہ گاڑی چل نکلی۔ میں دم خود رہ گئی، تلے کی سانس تلے، اوپر کی اوپر، کروں کیا، کوئی بس نہیں، موزی کے چنگل میں ہوں۔ دلاور خان بہلی کے اندر مجھے گھٹنوں میں دبائے بیٹھا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، موئے کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ پیر بخش گاڑی ہانک رہا ہے، بیل ہیں کہ اڑے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں شام ہو گئی، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، جاڑے کے دن تھے، سناٹے کی ہوا چل رہی تھی، سردی کے مارے میری بوٹی بوٹی کانپ رہی تھی، دم نکلا جاتا تھا، آنکھوں سے باراں جاری تھا۔ دل میں یہ خیال آتا ہے ہائے کہ صافت میں پھنسی، ابا نوکری پر سے آئے ہوں گے، مجھے ڈھونڈتے ہوں گے، اماں پیٹ رہی ہوں گی، چھوٹا بھائی کھیل رہا ہوگا، اسے کیا معلوم بہن کے صافت میں ہے، ماں باپ بھائی، مکان کا دالان، انگنائی، باورچی خانہ، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ سب خیالات ایک طرف تھے اور جان کا خوف ایک طرف۔ دلاور خان گھڑی گھڑی چھری دکھاتا تھا، مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب کوئی دم میں یہ چھری میرے کلیجے کے پار ہوگی۔ گودڑ اب میرے منہ میں نہ تھا، مگر مارے ڈر کے آواز نہ نکلتی تھی۔ ادھر میرا تو یہ حال تھا، ادھر پیر بخش میں ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی تھیں، میرے ماں باپ پر اور مجھ پر بات بات پر گالیاں پڑتی جاتی تھیں۔ دلاور خان دیکھا پیر بخش، سپاہی کا پوت 12 برس کے بعد اپنا بدلہ لیتے ہیں، اب کیسا تلملاتا پھرتا ہوگا۔ پیر بخش بولا، بھئی تم نے بے شک اس مثل کو اصل کر دکھایا، 12 برس ہوئے ہوں گے تمہیں قید ہوئے۔ دلاور خان بولا، پورے 12 برس ہوئے بھائی، لکھنؤ میں کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں، خیر وہ بھی تو کوئی دن یاد کرے گا، یہ تو میرا پہلا وار تھا، میں تو اس کو جان سے ماروں گا۔ پیر بخش بولا، کیا یہ بھی ارادہ ہے؟ دلاور خان، تم سمجھتے کیا ہو، جان سے نہ مارا تو پٹھان کا تخم نہیں۔ پیر بخش بولا، بھئی تم کول کے سچے ہو، جو کہو گے کر دکھاؤ گے۔ دلاور خان بولا، دیکھنا۔ پیر بخش نے کہا، اور اسے کیا کرو گے؟ دلاور خان بولا، کریں گے کیا، یہیں کہیں مار کے نالے میں توپ دو۔
रातों रात घर चले चलो। ये बात सुनकर मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। आंखों में आंसू थम गए, दिल में एक धचका सा लगा, मन का ढल गया, हाथ पांव डाल दिए। ये हाल देखकर भी मुझे कटर को तरस ना आया और एक घोंसा जोर से मेरे कलेजे पर मारा कि मैं बिलबिला गई। करीब था कि मैं गिर पड़ूं। पीर बख्श, इसे तो मार डालोगे और हमारा रुपया। दिलावर खान, गले गले पानी। पीर बख्श बोला, कहाँ से दोगे, हम तो कुछ और ही समझे थे। दिलावर खान बोला, घर चलो, कहीं से ना हो सकेगा तो कबूतर बेच के दे दूंगा। पीर बख्श बोला, तुम बेअक्ल हो, कबूतर क्यों बेचो, हम ना एक बात बताएं। दिलावर खान बोला, कहो। पीर बख्श, अम्मा लखनऊ में चल के इसी छोकरी के कोड़े कर लो। जब से इसे मरने का यकीन हो गया था, मुझे इन दोनों मूजियों की बातें कानों से अच्छी तरह सुनाई ना देती थी। ये मालूम होता था जैसे कोई ख्वाब में बातें कर रहा है। पीर बख्श की बातें सुनकर मेरे दिल को फिर अपनी जिंदगी का कुछ आसरा बंधा। दिल ही दिल में पीर बख्श को दुआएं देने लगी, मगर अब ये इंतजार है कि देखूं ये मूजी क्या कहता है। दिलावर खान बोला, अच्छा देखा जाएगा, अभी चले चलो। पीर बख्श बोला, जहां जरा ठहर ना जाए, वो सामने दरख्त के नीचे आग जल रही है, थोड़ी देर आग ले लें तो हुक्का भर लें। पीर बख्श तो आग लेने गया। मुझे ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं पीर बख्श के आते आते ये मेरा काम ना तमाम कर दे। जान का खौफ बुरा होता है। एक बारगी जोर से चीख मारी। चीख का मारना था कि दिलावर खान ने 2-3 तमाचे मेरे मुंह पर कस कस के लगाए। हरामजादी चुप नहीं रहती, अभी छुरी भोंक दूंगा, फेल करती है। पीर बख्श अभी थोड़ी ही दूर गया होगा। नहीं भाई, ऐसा काम ना करना, तुम्हें हमारे सर की कसम, अम्मा हमें तो आ लेने दो। दिलावर खान बोला, अच्छा जाओ, आग तो ले आओ। पीर बख्श गया और थोड़ी देर के बाद आग लेके आया। हुक्का भरा, दिलावर खान को दिया। दिलावर खान बोला, तो ये कितने में बिक जाएगी और बेचेगा कौन, ऐसा ना हो कि कहीं पकड़े जाएं तो और मुश्किल हो। पीर बख्श बोला, इसका हमारा जिम्मा, हम तो बेच देंगे। अरे मियाँ, तुम्हारी बातें पकड़ेगा कौन, लखनऊ में ऐसे मामले में दिन रात हुआ करते हैं। हमारे साले को जानते हो? दिलावर खान, करीम। पीर बख्श, हाँ, उसकी रोटी इसी पार है, 20 लड़के लड़कियां पकड़ ले गया, लखनऊ में जाके दाम खड़े कर लिए। दिलावर खान, आजकल कहाँ है? पीर बख्श, कहाँ है, लखनऊ में घूमती उस पार, इसकी ससुराल है, वहीं होगा। दिलावर खान, भला लड़का लड़की कितने को बिकते हैं? पीर बख्श, जैसी सूरत हुई। दिलावर खान, भला ये कितने को बिक जाएगी? पीर बख्श, 100-150, जैसी तुम्हारी तकदीर हुई। दिलावर खान, भाई की बातें 100-150, इसकी सूरत ही क्या है, 100 भी तो बहुत है। पीर बख्श, अच्छा इससे क्या, ले तो चलो, मार डालने से क्या फायदा। उसके बाद दिलावर खान ने पीर बख्श के कान में कुछ झुक के कहा जिसको मैंने नहीं सुना। पीर बख्श ने जवाब दिया, वो तो हम समझे ही थे, तुम क्या ऐसे बेवकूफ हो। रात भर गाड़ी चला की, मेरी जान सांसे में थी, मौत आंखों के सामने फिर रही थी, ताकत स्लब हो गई थी, बदन सुन्न हो गया था। आपने सुना होगा कि नींद सूली पर भी आती है। थोड़ी देर में आंख लग गई। तरसे खुदा करके पीर बख्श ने बैलों का कंबल उड़ा दिया। रात को कई मरतबा चौंक चौंक पड़ी, आंख खुल जाती थी मगर डर के मारे चुपकी पड़ी थी। आखिर एक मरतबा डरते डरते मुंह पर से कमली सरका के जो देखा, मालूम हुआ मैं गाड़ी में अकेली हूँ। पर्दे से झांक कर देखा, सामने कुछ कच्चे पक्के मकान है, एक बनिए की दुकान है। दिलावर खां और पीर बख्श कुछ खरीद रहे हैं। बैल सामने बरगद के दरख्त के नीचे भूसा खा रहे हैं। 2-3 गंवार अलाव के पास बैठे ताप रहे हैं। एक चिलम पी रहा है। इतनी देर में पीर बख्श ने गाड़ी के पास आके थोड़े से बुने हुए चने दिए। मैं रात भर की भूखी थी, खाने लगी। थोड़ी देर के बाद एक लोटा पानी ला के दिया, मैंने थोड़ा सा पिया, फिर चिपकी होके पड़ रही। बड़ी देर तक गाड़ी यहाँ रुकी। पीर बख्श ने बैल जोते, दिलावर खान हुक्का भर के मेरे पास आ बैठा। गाड़ी रवाना हुई। आज दिन को मुझ पर ज्यादा सख्ती नहीं हुई, ना दिलावर खान की छुरी निकली, ना मुझ पर गोंसे पड़े, ना घुटकियां। दिलावर खान और पीर बख्श जगह जगह पर हुक्का भर भर के पीते थे। बातें होती जाती थी। जब बातें करते करते थक गए, कुछ गाने लगे। एक गाता है, दूसरा चिपका सुन रहा है। सुन क्या रहा है, सोच रहा है कि अब क्या बात निकालूं। फिर कोई बात निकल आई। इस गुफ्तगू में अक्सर ऐसा भी हुआ कि आपस में गाली गलोच होने लगी, आस्तीनें चढ़ गईं, कमरे कसी जाने लगी। एक गाड़ी पर से कूद पड़ा, दूसरा वहीं गला घुटने को तैयार है। फिर किसी बात पर दोनों ढीले पड़ गए। बात रफ्त गुज़श्त हुई, फिर मिलाप हुआ, दोस्ती की बातें होने लगी, गोया कभी लड़े ही ना थे। एक बोला, हमारे तुम्हारे लड़ाई की क्या बात थी? दूसरा, बात ही क्या थी? पहला, अच्छा तो फिर इस बात को जाने दो। दूसरा, जाने दो।